एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट। बट टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट। प्लेंट को कैसे ड्राफ्ट करते हैं उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लेंट होता क्या है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि आखिर प्लेंट होता क्या है। A plaint is a legal document that contains the content of any civil suit which shows the plaintiff's claim after filing suit. The plaint is the first step of the plaintiff in the form of legal document for the commencement of suit, and it shows what a plaintiff wants from the suit. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी सिविल सूट में प्लेंट को फाइल किया जाता है। और ये प्लेंट होता क्या है? प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्लेंटिफ फाइल करता है, यानी कि जो इंसान प्लेंट को फाइल कर रहा है उसको प्लेंटिफ कहते हैं। ऑर्डर 7 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विद particularly with plaint। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ऑर्डर 7 जो है वो प्लेन्ट्स के साथ डील करता है। रूल 1 to 8 deals with the particulars of plaint. Rule 9 of CPC deal with how the plaint will be admitted. तो रूल 1 से 8 में लिखा होता है कि प्लेंट के क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, कि प्लेंट में क्या क्या होगा। और जो रूल 9 है सीपीसी का वो डील करता है कि प्लेंट को कैसे एडमिट किया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेंट एक सिंपल सा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि प्लेंटिफ फाइल करता है अपने क्लेम्स रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु फाइल्स प्लेंट? इन सिविल सूट प्लेंटिफ फाइल्स द प्लेंट। तो जो इंसान प्लेंट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ कहते हैं। एंड द पर्सन अगेंस्ट whom द प्लेंट इज फाइल्ड इज कॉल्ड डिफेंडेंट। और जिसके अगेंस्ट फाइल किया गया है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। इस छोटी सी टेबल में आपको दिख रहा होगा कि प्लेंट कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ। किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के अगेंस्ट। पिटीशन कौन फाइल करता है? पिटिशनर। किसके अगेंस्ट? रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट। अपील कौन फाइल करता है? अपीलेंट। किसके अगेंस्ट? रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट। कंप्लेंट कौन फाइल करता है? कंप्लेनेंट। और किसके अगेंस्ट? एक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ही होगा ये कि प्लेंट कौन फाइल करता है। अब प्रोसीजर देखते हैं कि आखिर प्लेंट को फाइल करने का प्रोसीजर है क्या। Plaintiff provide notice to the defendant. If the defendant does not reply or refuse to grant relief, the plaintiff can file plaint in the court. इसका मतलब ये है कि जो पर्सन जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो डिफेंडेंट को, यानी कि जिसने गलत किया है उसके अकॉर्डिंग वो उसको एक नोटिस भेजेगा, एक लीगल नोटिस कि देखो ये बात है, तुम चाहो तो हम इस मैटर को यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ए और बी के बीच प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। तो ए ने कहा कि तुम मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दो, और ए ने कहा तुम मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दो, तो यहीं पे मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बी ने कहा कि नहीं, मैं ये प्रॉपर्टी वापस नहीं करूँगा, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो अब इन दोनों के बीच एक क्लैश हो गया है। तो अब ए क्या है, ये फाइल कर सकता है अपना प्लेंट कोर्ट में कि देखो ये मेरी प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं। तो ए क्या है, यहाँ पे रिलीफ क्लेम कर सकता है कोर्ट से एक पिटिशन फाइल करके। वैसे ये एक सिंपल एग्जांपल था। तो अगर डिफेंडेंट ने रिप्लाई नहीं किया या फिर रिफ्यूज कर दिया रिलीफ ग्रांट करने से, तो प्लेंटिफ क्या है, फाइल कर सकता है प्लेंट कोर्ट में। इफ द कोर्ट एक्सेप्ट्स द प्लेंट, अ समन इज सेंड बाय द कोर्ट टू द डिफेंडेंट। अगर कोर्ट ने इस प्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया तो वो डिफेंडेंट को एक समन भेजेगा। समन कैसा? कोर्ट में प्रेजेंट होने का। The defendant has to file a written statement within 30 days in court. डिफेंडेंट है उसको एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। ये रिटन स्टेटमेंट क्या है? जैसे कि प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया अपना क्लेम बताने के लिए कि मुझे क्या क्या रिलीफ चाहिए,
उसी तरह डिफेंडेंट भी एक लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करेगा जिसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। वो इसमें बताएगा अपनी अपनी स्टोरी। अब मान लो 30 डेज के अंदर ही फाइल कर दिया। अब होगा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। The trial starts and the plaintiff and defendant are asked to present their witness and evidence. फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ट्रायल आगे बढ़ेगा, फिर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को अपने अपने विटनेस एंड एविडेंस दिखाने पड़ेंगे कि वो किस बेसिस पे ये क्लेम कर रहे हैं, और उसके बाद जजमेंट अनाउंस हो जाएगी कोर्ट के द्वारा। तो ये था पूरा प्रोसीजर। ये है पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन प्लेंट। मैं एक बार आपको ये बता दूं कि प्लेंट में क्या क्या कंटेन होता है, उसके बाद मैं आपको एक रियल प्लेंट का एग्जांपल दूंगी कि कैसे प्लेंट फाइल होती है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज बॉट। कोर्ट का नेम, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अब जो फाइल कर रहा है वो अपनी सारी डिटेल्स डालेगा, नेम डालेगा, अपना डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंट सब डालेगा उसमें। Name, description and place of residence of defendant so far as they can be ascertained। अब जिसके अब जो डिफेंडेंट है उसका नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंट भी डाला जाएगा जितना कि पता है प्लेंटिफ को। Where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect। और उसमें ये भी बताया जाएगा कि जो प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट में अगर कोई माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का है तो वो चीज़ भी प्लेंट में मेंशन होनी चाहिए। द फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। अब कॉज ऑफ एक्शन और कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज हुआ ये भी लिखना है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो ऐसे कौन से फैक्ट्स थे जिसकी वजह से प्लेंटिफ को ये सूट फाइल करनी पड़ी, तो वो हो जाता है कॉज ऑफ एक्शन। जैसे अगर किसी के साथ बैटरी हुई या फिर असॉल्ट हुआ तो वो हो गया कॉज ऑफ एक्शन, और ये कब हुआ था। द फैक्ट शोइंग दैट कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन। अब कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए, तो वो वाले फैक्ट्स भी लिखने हैं। द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स। प्लेंटिफ को क्या रिलीफ चाहिए वो भी लिखना होगा उसमें। Where the plaintiff has allowed set off or relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished। अगर कुछ सेट ऑफ किया है कुछ अमाउंट, जैसे कि अगर मैंने किसी से 1 लाख रुपए, किसी को मैंने 1 लाख रुपए लोन दिया तो फिर उसने मुझे 50,000 वापस कर दिए, तो मैं उस 50, तो जो बचे हुए 50,000 है मैं उसके लिए फाइल कर रही हूँ। तो मैं ये नहीं लिखूंगी कि मुझे 1 लाख चाहिए, मैं बोलूंगी कि हाँ 1 लाख मैंने दिया था जिसमें से 50,000 उसने मुझे वापस कर दिया। इसको सिंपल टर्म्स में सेट ऑफ को ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपको सेट ऑफ के ऊपर एक अलग सी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगी, आप मुझे कमेंट्स में बता देना। A statement of the value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and of court fees so far as the case admits। यहाँ पे हमें वैल्यू भी बतानी पड़ेगी सब्जेक्ट मैटर की, कि कितने वैल्यू का सब्जेक्ट मैटर के लिए हम सूट फाइल कर रहे हैं, उसी से डिसाइड होगा कोर्ट फीस। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये एक प्लेंट है, जो ऊपर का पार्ट है इसका, इन द कोर्ट ऑफ डैश एट डैश। तो यहाँ पे डैश में आ जाएगा कौन सा जज एंड कौन से कोर्ट में, एंड ऐड पे प्लेस आ जाएगा कौन से प्लेस पे। ये सूट और केस नंबर ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही डालते हैं। इन द मैटर ऑफ ABCD प्लेंटिफ वर्सेस EFGH डिफेंडेंट। तो ABCD यहाँ पे आ जाएगा प्लेंटिफ का नाम, और EFGH यहाँ पे आ जाएगा डिफेंडेंट का नाम। उसके आगे आएगा फैक्ट्स, ये सारे फैक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे जो भी कॉज ऑफ एक्शन एंड फैक्ट्स है वो आएंगे, कॉज ऑफ एक्शन एंड फैक्ट्स जितने भी होंगे। उसके बाद जो पैरा नंबर 12 है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि पैरा नंबर 12 में ही आएगा, ये आपका केस जितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से पैरा में ही आएगा। मतलब जब भी हमारे कॉज ऑफ एक्शन एंड फैक्ट्स जहाँ पे भी खत्म हो रहे हैं उसके नेक्स्ट में लिखेंगे कि नेक्स्ट में आएगा प्लेंटिफ कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, जैसे कि दिल्ली में, एंड ये जुरिस्डिक्शन के अंदर है। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बताया गया है इसमें। हेंस द ऑनरेबल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एंड एडजुडिकेट द प्रेजेंट मैटर और केस। तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन बताई गई है, और उसके नेक्स्ट पैरा में बताया गया है दैट द पिटिशनर हैव फिक्स प्रॉपर कोर्ट फीस। ये कोर्ट फीस वाला पैरा है। विद रिगार्ड टू द वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट पिटिशन, मतलब जो प्रेजेंट पिटिशन है उसकी जितना भी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर कोर्ट फीस लगाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है प्रेयर। प्रेयर में वो मेंशन होगा जो कि पिटिशनर क्लेम कर रहा है।
It is therefore most respectfully and humbly prayed that the honorable court may be pleased to grant. और यहाँ पे जो भी इसका क्लेम होगा उसको जो भी चाहिए कोर्ट से रिलीफ वो यहाँ पे वो मेंशन कर देगा एंड इट इज प्रेड अकॉर्डिंगली. इसके आगे प्लेस आएगा और डेट आएगा और उसके नीचे प्लेंटिफ एंड थ्रू काउंसिल यहाँ पे प्लेंटिफ का सिग्नेचर होगा. और इसके बाद आता है वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन सिंपली मतलब यही आएगा कि मैं वो जो भी नाम है प्लेंटिफ का सन एंड डॉटर ऑफ जो भी प्लेंटिफ के पेरेंट्स का नाम है कि जो भी पैरा नंबर 1 to 11 are true to my knowledge and those content of 12 and 13 are legal para. 12-13 में क्या था jurisdiction of court और 13 में क्या था court fees are legal para and believed to be true on the information derives. The last para is prayer to this honorable court और last para क्या था prayer था और इसके बाद फिर से place date और plaintiff through counsel. तो इसी तरीके से किसी भी प्लेंट को हम ड्राफ्ट करते हैं. तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कैसे ड्राफ्ट करना होता है किसी भी प्लेंट को. सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ कोर्ट का नेम प्लेस, उसके बाद किसके अगेंस्ट है ए बी सी डी वर्सेस ई एफ जी एच के अगेंस्ट है, उसके बाद सारे फैक्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद जुरिस्डिक्शन, उसके बाद कोर्ट फीस, उसके बाद प्रेयर और फिर उसके बाद ये डेट और प्लेस, फिर वेरिफिकेशन, पूरा वेरिफिकेशन है और उसके बाद फिर से प्लेस एंड डेट. पॉइंट्स टू कीप इन माइंड. स्टेट द फैक्ट्स एंड नॉट द एविडेंस. अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्लेंट होता है उसमें सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, एविडेंस नहीं होते हैं. फैक्ट शुड बी इन कंसाइज फॉर्म. कंसाइज फॉर्म से कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्स जो है उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखो. ऐसा नहीं कि हाँ एक दिन मैं बाज़ार में घूमने जा रही थी, फिर मैंने समोसे खाए, फिर मैंने एक आदमी को देखा, उस आदमी ने फिर मुझे मारा या असॉल्ट किया, ऐसे नहीं. सिंपली हम लिख सकते हैं कि हाँ मैं एक दिन उस दिन बाज़ार गई थी इतनी तारीख को और इतने टाइम पे और फिर एक आदमी ने मुझे वहाँ पे असॉल्ट किया और किस तरह से असॉल्ट किया. तो इसी तरीके से फैक्ट्स को कंसाइज फॉर्म में लिखना होता है. Separate facts should be given in separate paragraphs and numbered consecutively. सेपरेट फैक्ट्स को सेपरेट पैराग्राफ्स में लिखना होता है. ये कैसे? जैसे कि मैं मार्केट गई थी और फिर वहाँ पे मुझे वो आदमी मिला, मैं इतने से इतने बजे मार्केट गई थी और इस तारीख को गई थी, ये एक हो गया. फिर उस आदमी ने मुझे असॉल्ट किया, उसने मुझे कैसे असॉल्ट किया वो एक अलग पैरा हो जाएगा. उसके बाद हमने क्या एक्शन लिया वो एक अलग पैरा हो जाएगा. तो उसको अलग अलग मतलब क्लीन लिखना चाहिए वो, जिससे कि पढ़ के स्टोरी समझ में आ जाए. नेम ऑफ द पार्टीज एंड एड्रेस शुड बी एक्सप्रेस्ड. पार्टी और पार्टी के एड्रेस. कॉज ऑफ एक्शन शुड बी मेंशन. कॉज ऑफ एक्शन क्या था कि आपके साथ असॉल्ट हुई, क्या हुआ, बैटरी हुई, क्या हुआ, ये कॉज ऑफ एक्शन. फैक्ट दैट द कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन शुड बी मेंशन. कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का फैक्ट मेंशन होना चाहिए. व्हाट रिलीफ इज वांटेड शुड बी मेंशन. फैक्ट रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ कोर्ट फीस शुड बी मेंशन. और कोर्ट फीस जो है वो वाले फैक्ट्स भी मेंशन होने चाहिए. तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है कि पिटिशन को कैसे ड्राफ्ट करते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्लियर कर दूंगी. और अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. थैंक यू सो मच. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू एंड बाय बाय.